नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार की ओर से विद्या संबल योजना जो शुरू की गई है। जैसा कि आप सबको पता होगा, इस बार बजट 2021-22 में एक घोषणा की गई थी कि जिस किसी भी विद्यालय या महाविद्यालय में कोई शैक्षणिक पद किसी भी विषय का खाली है तो ऐसी स्थिति में उनके लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में इस सत्र में व्यवस्था की जाएगी, ताकि क्योंकि कोई भी भर्ती प्रक्रिया जब तक पूर्ण नहीं हो जाती उस पद को भरे रखा जाएगा और आसानी से शिक्षण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। अब ये कल इसके लिए आदेश भी आ चुके हैं और समस्त विद्यालयों को, महाविद्यालयों को, आवासीय विद्यालयों को इस ओर निर्देश भी दिए गए हैं कि वे इस प्रकार से अपने किसी भी पद के अगर कोई रिक्त चल रहा है तो ऐसी स्थिति में एक किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को जो इसके लिए इच्छुक हो, इसमें दो प्रकार के व्यक्ति है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। एक वे लोग जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और एक वे लोग जो बेरोजगार है और संबंधित पद के लिए योग्यता रखते हैं। अब एक वीडियो हमने पिछली बार दिया था कल ही, तो उस स्थिति में कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि क्या ये जो भर्ती प्रक्रिया है, अब जैसे कि कोई ये पूछ रहे हैं कि इसके लिए आवेदन कैसे करें, तो आवेदन के लिए जहां तक प्रश्न है तो आवेदन अभी तक मांगे नहीं गए हैं। ठीक है, तो आवेदन अभी तक मांगे नहीं गए हैं और आवेदन कैसे करना है आपको वो जल्द ही इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसकी जो चयन प्रक्रिया होगी वो क्या होगी इस पर आज हम बात करेंगे। और चयन प्रक्रिया के साथ साथ ये भी बताएंगे कि ये कितने समय तक आपको इसके लिए रोजगार मिलेगा। ठीक है, चयन प्रक्रिया में इन्होंने लिखा है कि चयन प्रक्रिया दो प्रकार से की जा सकती है। पहली इन्होंने लिखा है कि कोई भी संस्था प्रधान, जैसे भी कि किसी भी विद्यालय में या महाविद्यालय में कोई पद रिक्त है तो ऐसी स्थिति में संबंधित संस्थान का जो संस्था प्रधान होता है वो सीधे तौर पर अपने स्तर पर, अपने संस्थान के स्तर पर आवेदन मांग सकता है और आवेदन मांगने के बाद में जो भी योग्य उम्मीदवार उन्हें मिले तो उन्हें वो नियुक्ति कर सकता है, बशर्ते कि उनके पास उस अभ्यर्थी को देने के लिए बजट होना चाहिए मानदेय के रूप में। ठीक है, अब उसके बाद में अब दूसरी प्रक्रिया है जो स्थायी प्रक्रिया है। स्थायी प्रक्रिया के अंतर्गत क्या है, एक जिला स्तरीय समिति बनाई गई है और उस जिला स्तरीय समिति में का जो अध्यक्ष होगा वो या तो जिला कलेक्टर स्वयं होंगे या फिर उनके द्वारा मनोनीत कोई भी अधिकारी होगा जो इस समिति का अध्यक्ष होगा। इसके बाद में इस समिति का एक सचिव होगा, सदस्य सचिव, जो संबंधित विभाग का, जैसे कि आप शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं तो शिक्षा विभाग का संबंधित जिले का जो उच्च अधिकारी होगा, जैसे कि जिला शिक्षा अधिकारी, वो इसका एक नोडल अधिकारी के रूप में भी कार्य करेगा। ठीक है, अब इसके बाद में ये जो नियुक्ति की जाएगी, ये जो जिला स्तरीय समिति चयन कैसे करेगी, चयन जो करेगी वो दरअसल सबसे पहले जब भी शिक्षा सत्र शुरू होगा उससे पहले जिला स्तरीय समिति निविदा के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करेगी। जैसे कि और आवेदन आमंत्रित करते समय एक बात का ये ध्यान रखेंगे कि ये जो आवेदन आमंत्रित की जाएंगे ये विषयवार और ब्लॉकवार होंगे। जैसे कि किसी भी एक जिले में अलग अलग ब्लॉक होते हैं तो वो बाकायदा इसके लिए बताएंगे कि उक्त ब्लॉक में इतने पद खाली है इन इन विषयों के, उसी के आधार पर आवेदन आएंगे और आवेदन की जो जांच और होने के बाद में एक वरीयता लिस्ट तैयार की जाएगी। तो जो वरीयता सूची तैयार की जाएगी उसमें भी ब्लॉकवार और विषयवार वो सूची तैयार की जाएगी। और ये जो ब्लॉकवार और विषयवार सूची तैयार करते समय अब किसी भी अभ्यर्थी ने अपने शैक्षणिक योग्यता में जो प्राप्तांक हासिल किए हैं उन्हीं के आधार पर उसकी एक वरीयता सूची तैयार की जाएगी और ये जो वरीयता सूची है उसी के आधार पर उन अभ्यर्थियों को उसी वरीयता में, वरीयता क्रमांक में रखा जाएगा और जैसे जैसे आवश्यकता होगी वैसे वैसे उन अभ्यर्थियों को संबंधित विद्यालयों में, संबंधित महाविद्यालयों में रखा जाएगा। अब जैसे कि ये जो वरीयता सूची तैयार की जाएगी, इसका आधार जैसा कि हमने बताया आपको कि ये होगा आपके प्राप्तांक, जो आपकी शैक्षणिक योग्यताओं में, जैसे कि आपने पीजी कर रखा है, पीजी में मार्क्स कितने आए हैं, यूजी कर रखा है, यूजी में मार्क्स कितने हैं, इसके साथ साथ अगर आपकी योग्यता बीएड है तो बीएड में मार्क्स कितने हैं, उसी के आधार पर एक लिस्ट तैयार की जाएगी और वही लिस्ट है जो आपको क्रमवार, जैसे कि आपने देखा होगा दिल्ली विश्वविद्यालय में एडोक नियुक्ति होती है और वो भी इसी प्रकार से कार्य करते हैं। वो कैसे कार्य करते हैं, जैसे आज आपने आवेदन किया है तो आपको एक वरीयता क्रमांक दिया जाएगा कि इस वरीयता क्रमांक पर इस कैटेगरी में आपका ये नंबर है और जैसे ही
आपके जस्ट पहले का अगर कोई पद मुक्त होता है तो ऐसी स्थिति में आपको वहां पर बुला लिया जाता है। इसी प्रकार से ये लिस्टें तैयार की जाएगी। उसके बाद में ये दरअसल सत्र जैसे शुरू हो गया, उसके पश्चात इस समिति का काम होगा कि वह उस जिले के लिए विषयवार एक अभ्यर्थियों का पैनल तैयार करेगा। उस पैनल को तैयार करते समय एक पद के लिए 3 योग्य उम्मीदवारों का अभ्यर्थियों के अनुसार ये पैनल तैयार करेंगे और उसी के अनुसार वो तैयार रखेंगे, ताकि बीच सत्र में अगर किसी भी विद्यालय को इसकी आवश्यकता हो तो वो आसानी से उपलब्ध हो सके। तो जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि विद्यालय अपने स्तर पर भी इसे कर सकता है। इसके साथ साथ ये जो चयन प्रक्रिया है ये समिति के माध्यम से, जो समिति के माध्यम से होंगे वो दरअसल एक स्थायी सूची होगी जो संबंधित जिले और ब्लॉक के लिए तैयार की जाएगी। इसके अलावा अगर बीच सत्र में कोई भी संस्था प्रदान चाहता है तो वो अपने स्तर पर, अपने विद्यालय या महाविद्यालय के स्तर पर संस्था प्रदान के रूप में भी उन्हें नियुक्ति कर सकता है, बशर्ते कि वह एक योग्य अभ्यर्थी होना चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद में बात रहती है कि कोई भी अभ्यर्थी जो नियुक्त होंगे वो कितने वर्ष के लिए होंगे, कितने समय के लिए उन्हें नियुक्त किया जाएगा। अब दरअसल इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये जो नियुक्ति है वो पूर्णतया अस्थायी है। जैसे कि आपको एक सामाजिक विज्ञान या विज्ञान के सेकंड ग्रेड के पद पर विद्यालय में नियुक्त किया गया साइंस के रूप में, और सरकार ने स्थायी नियुक्ति के लिए भर्ती की, और भर्ती के बाद में किसी अभ्यर्थियों को जो स्थायी रूप से नियुक्त होकर आया है और वही स्कूल अलॉट कर दिया, जैसे ही वो पद भरा गया, भरने के बाद में स्वतः ही आपका पद समाप्त हो गया, मतलब आपकी सेवाएं वहीं पर समाप्त होगी। तो ये पूर्णतया अस्थायी है। और इसी प्रकार से जब तक कि, और ये पूर्णतया संस्था प्रधान सरकार पर निर्भर करेगा कि आपको कब तक रखना है। जब तक कि ये पद भरा नहीं जाता है, और ये भी जरूरी नहीं है कि अगले साल आपको ही बुलाया जाए, ये भी कोई आवश्यकता नहीं है। ये पूर्णतया निर्भर करता है सरकार पर और संबंधित संस्था पर कि वो आपको बुलाए या न बुलाए, और जब तक आप है तो उस आधार पर आपको उसका मानदेय भी मिलता रहेगा। मानदेय हमने जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था आपको, इस प्रकार से आपको मानदेय दिया जाएगा। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग मानदेय निर्धारित किया है सरकार की ओर से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।